गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। चैप्टर है हमारा फॉरेंसिक साइंस, और फॉरेंसिक साइंस का एक टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक जैविक तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान उसके डीएनए के आधार पर की जाती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? व्यक्ति की पहचान करने का एक तरीका है जो उसके डीएनए के आधार पर किया जाता है। ये व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले व्यक्ति के शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हीं कोशिकाओं में डीएनए होता है। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है। अभी तक जो जानकारी है उस हिसाब से किसी भी दो व्यक्ति का डीएनए एक समान नहीं होता है। जब किसी भी दो व्यक्ति का डीएनए एक समान नहीं होता है तो हम इस तथ्य का इस्तेमाल पहचान स्थापित करने में कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह जैविक तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान उसके डीएनए के आधार पर किया जाता है। इससे पहले जो तकनीक था तो हम व्यक्ति की पहचान उसके फिंगरप्रिंट के आधार पर करते थे, लेकिन फिंगरप्रिंट का मैनिपुलेशन हो सकता है। अब वो उतना ऑथेंटिक नहीं रहा, प्रमाणिक नहीं रहा। अब व्यक्ति की पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे प्रमाणिक विधि है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास सर एलिक जेफरी ने किया है। किसने किया? सर एलिक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लालजी सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? लालजी। पीटी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कौन है? तो सर एलिक जेफरी हैं। कौन है? सर एलिक जेफरी हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भारत में जनक किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? लालजी सिंह को माना जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस आधार पर काम करता है? तो मैंने पहले ही कहा कि अभी तक जो तथ्य हमारे सामने है, किसी भी दो व्यक्ति का डीएनए एक समान नहीं होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस आधार पे, किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है? तो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अद्वितीय यानी यूनिक होता है। किसी भी दो व्यक्ति का डीएनए एक समान नहीं होगा। इसी आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम करता है। वैसे सभी मनुष्यों का डीएनए लगभग 99.9% सेम होता है, लेकिन जो 0.1% है ये हमेशा अलग होता है। इसी 0.1% के आधार पे क्या हुआ? हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कभी भी दो व्यक्ति का एक समान नहीं होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ज्ञात करने की कई विधियां हैं, कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है जिसका नाम है RLFP। क्या नाम है? RLFP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म RFLP तकनीक का उपयोग करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप में एक सवाल है, RFLP का उपयोग किस में करते हैं? तो किस में करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। आपसे भी सवाल पूछ सकता है RFLP का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इसका पूरा नाम है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी तकनीक है जिसका इस्तेमाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में की जा सकती है, लेकिन वर्तमान समय में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो तकनीक अपनाई जाती है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसका नाम क्या है? RFLP है। इस RFLP में हम क्या करते हैं? तो पहले क्राइम सीन से कोई महिला, मतलब किसी के नाखून में कोई कोशिका फंस गया हो, लार हो, ब्लड का सैंपल हो, उससे हम लोग क्या करते हैं? कोशिका निकालते हैं और उस कोशिका से डीएनए को अलग कर लेते हैं। आप हमें फटाफट कमेंट कीजिए, कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है और डीएनए किस रूप में होता है? तो जो कोशिका है उससे डीएनए प्राप्त करते हैं, और फिर यदि डीएनए की मात्रा कम है तो फिर डीएनए को बढ़ाते हैं। तो डीएनए को बढ़ाने की जो मात्रा, जो तकनीक है, उसका नाम पीसीआर है। उसका नाम क्या है? पीसीआर है। पीसीआर का नाम है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन।
पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन के द्वारा डीएनए की मात्रा को क्या हुआ, बढ़ाया जाता है। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए को एक निश्चित स्थान से काट लिया जाता है। तो डीएनए को जो निश्चित स्थान से काटा जाता है उसको हम बोलते हैं VNTRS। क्या बोलते हैं? VNTRS। आप हमें फटाफट कमेंट कीजिए VNTRS का पूरा नाम क्या है। तो VNTRS का पूरा नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। क्या नाम है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स इसका नाम है। ये क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड वो इकाई है, वो सबसे छोटी भाग है जिससे डीएनए का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? तो नाइट्रोजन होता है, पेंटोज शर्करा होता है और फॉस्फेट समूह के क्या होते हैं, एलिमेंट उसमें होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो डीएनए की इकाई है। तो डीएनए में से एक इकाई काट लिया जाता है, उस इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स के नाम से जाना जाता है। फिर साउदर्न ब्लोटिंग तकनीक के द्वारा साउदर्न ब्लॉट तकनीक की सहायता से उनको हम एक नायलॉन शीट पर ले आते हैं। क्या करते हैं? एक नायलॉन शीट पर ले आते हैं। फिर रेडियो लेबल प्रोब को भी एंटारेस से जोड़ दिया जाता है और फिर इसे एक नायलॉन शीट पे क्या हुआ, उतार लिया जाता है। क्या हुआ? एक नायलॉन शीट पे उतार लिया जाता है, जिससे डीएनए का, फिर उस नायलॉन शीट को एक्सरे फिल्म पर रखी जाती है, जिससे डीएनए का पैटर्न क्या हुआ, दिखाई देने लगता है। यदि जो हमने डीएनए का पैटर्न लिया है और जो आरोपी का डीएनए पैटर्न लिया है, दोनों सेम है, इसका मतलब व्यक्ति क्या है? अपराधी है। अपराधी। जैसे मैं कहूं, ये देखिए, ये क्राइम सीन से डीएनए का पैटर्न लिया गया है। क्या लिया गया है? ये क्राइम सीन से डीएनए का पैटर्न लिया गया है। और दो सस्पेक्ट हैं, दो आरोपी हैं। क्या है? आरोपी दो हैं, नंबर 1 और नंबर 2, और दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार किया गया है। तो दोनों का जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया गया है, तो ये पैटर्न हमको प्राप्त हुआ है। तो नंबर 2 का जो पैटर्न है वो क्राइम सीन से क्या हुआ, मैच करता है। इसका मतलब सस्पेक्ट एक्ट यानी आरोपी 1 जो है वो अपराध में शामिल नहीं है। अपराधी कौन है? सस्पेक्ट 2। इसी को नायलॉन शीट पे इकट्ठा कर लिया गया है और इसको भी लिया, दोनों को मिलाते हैं तो सेम पैटर्न मिल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ है? तो पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों को सुलझाने में है। कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है, इस बात की जांच हम किससे कर सकते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से कर सकते हैं। तो पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों के समाधान में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उपयोगी हो सकता है। कोई बच्चा है, बच्चे का वास्तविक माँ बाप कौन है, या माँ कौन है या पिता कौन है? तो बच्चे के वास्तविक माँ बाप की पहचान में भी, बच्चों के वास्तविक माँ बाप के पहचान में भी यह तकनीक क्या है, उपयोगी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग आनुवंशिक रोगों की पहचान करने और उसके उपचार के कार्यों में भी किया जा सकता है। तो विभिन्न आनुवंशिक रोगों की पहचान कर सकते हैं और उनके उपचार में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जा सकता है। बलात्कार, हत्या और अन्य अपराधों की जांच में अपराधी की पहचान के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता ली जाती है। प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटना के दौरान अज्ञात शवों की पहचान में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग भी दुर्घटना में जिनका चेहरा, शरीर एकदम झुलस गया है, पहचान नहीं आ रहा है, किसी का गर्दन ही कट गया है, तो कौन व्यक्ति है, कैसे पहचानेंगे? तो उनका डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे। जो लोग अपने परिवार के सदस्यों के गुमशुदगी का केस लिखाए हैं, तो उनके परिवार के लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकालेंगे और उससे मैच कराएंगे। अगर अधिकांश सीमा पे मैच करता है, इसका मतलब ये अज्ञात लाश इनका है, ये अज्ञात लाश उनका है।
तो प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं के दौरान जब शवों की पहचान करना संभव नहीं है तो शव किसकी है, इसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा विभिन्न प्रजातियों के भौगोलिक वितरण और जैव विविधता के अध्ययन में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग है। विभिन्न प्रजातियों के भौगोलिक वितरण और जैव विविधता के अध्ययन में भी क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता है। कोई भी तकनीक हो 100% तो सही नहीं हो सकता, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भी कई सीमाएं और कमियां हैं। सबसे पहली सीमा यह है कि डीएनए जो नमूना प्राप्त करते हैं वो जल्दी से नष्ट हो जाता है या संक्रमित हो जाता है। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, समय भी काफ़ी लगता है और यह महंगा है। क्या इसकी जांच क्या है, काफ़ी महंगी होती है। प्राप्त डीएनए का जो पैटर्न है उसको पढ़ना, उसका विश्लेषण करना भी क्या है, काफ़ी कठिन होता है। कभी कभी जो परिणाम काफ़ी अस्पष्ट आते हैं जिससे अनिश्चितता की स्थिति क्या हुआ, बनी रहती है। क्या हुआ, अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। पीसीआर तकनीक की सहायता से हम डीएनए की संख्या तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर नमूने संक्रमित हो जाए तो फिर वे भी उपयोगी नहीं होते। या डी पीसीआर तकनीक के द्वारा जो डीएनए हम बढ़ाते हैं वो भी संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, वो जल्दी से संक्रमित या नष्ट हो जाते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कुछ सीमाएं हैं। फिर भी आज के समय में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस में काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू। एक छोटा सा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, चैप्टर है फॉरेंसिक साइंस, और फॉरेंसिक साइंस में टॉपिक क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा कोचिंग भी ज्वाइन करें, ऑफलाइन ऑनलाइन। देश की 3 सबसे अच्छी कोचिंग संस्थाओं में हमारी संस्था है। थैंक यू।